हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचते हुए तीसरी बार सरकार बनाई है। सरकार भी बनी, पूर्ण बहुमत से बनी, तमाम वायदे धरे के धरे रह गए कांग्रेस के। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी। जांगड़ा जी, आपका इंडिया टीवी में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। कैसे हो गया ये सब अचानक से? ये देखिए, कोई अप्रत्याशित नहीं है, ये बिल्कुल प्रत्याशित था। और भारत का जो भी गरीब व्यक्ति है जिसको मोदी सरकार आने के बाद न्याय मिलना शुरू हुआ है, जिसको इंसाफ मिलना शुरू हुआ है, वो आदमी बोलता नहीं है। उसकी साइलेंसर वाली बंदूक है, ऊपर साइलेंसर लगा हुआ है, लेकिन हिट करता है बिल्कुल टारगेट के ऊपर। उसी वोटर ने ये सारा कमाल करके दिखाया है, जिसको सदियों से वर्षों से न्याय नहीं मिल रहा था, जो उपेक्षित था, पीड़ित था। मोदी सरकार आने के बाद उसको जो न्याय मिला, उसको अपने अधिकार मिले, उसके बीच से जो दलाली थी वो ख़त्म होगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया, उसको नौकरियों में हिस्सा मिल गया, उसको सरकारी नीतियों में, सरकार की जो कल्याणकारी योजनाओं में है उनमें पूरा हिस्सा मिलने लग गया। वो सारा का सारा कमाल है। वो लोग बाहुबलियों के सामने बोलते नहीं, कोई रिएक्शन जताते नहीं। गांव में अगर कोई सर्वे वाला जाता है तो बाहर ऐसे जो जातीय तौर के ऊपर समर्थ लोग होते हैं, ताकतवर होते हैं, वो जाके कहते हैं यहाँ कुछ नहीं है बीजेपी का, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो कांग्रेस ही कांग्रेस दिखाई दे रही है। लेकिन उनके पास में खड़ा हुआ एक व्यक्ति जो है, जिसको न्याय मिला है, वो अपना रिएक्शन सामने नहीं जताता, वो वोट के माध्यम से रिएक्शन जताता है। और वही हरियाणा में हुआ है। हुड्डा साहब तो कह रहे थे कि भाई चौधराहट जो है वो हरियाणा में अब की बार कांग्रेस की आएगी, साफ कर देंगे, 70 पार का नारा दिया था। इस चौधराहट का ही तो झगड़ा है सारा का सारा। लोकतंत्र में चौधरी कौन होता है? लोकतंत्र में तो हर व्यक्ति सेवक होता है। यही चौधर का ही तो मामला खराब करता है कि हम चौधरी हैं। चौधरी का क्या मतलब? एक आदमी गरीब से गरीब व्यक्ति है, जो पीएन है उसकी भी वही वोट की ताकत है, और जो डिप्टी कमिश्नर है उसकी भी वोट की वही ताकत है, मंत्री के पीए की भी वोट की वही ताकत है, और मंत्री की वोट की भी वही ताकत है, प्रधानमंत्री की वोट की भी वही ताकत है। फिर चौधर किस बात की है? हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मैं चौधरी नहीं हूँ, मैं प्रधानमंत्री भी नहीं हूँ, मैं प्रधान सेवक हूँ। और यही एक जो बात है, जो मोदी जी का यही एक करिश्मा है, जिस भारतीय जनता पार्टी का जो चिंतन और चरित्र है लोगों के दिलों में बैठा हुआ है। मैं स्टार प्रचारक की सूची में था। पूरे हरियाणा प्रदेश में तकरीबन इलाकों के अंदर मैं गया हूँ। बूथ वाले दिन भी अपने एरिया के अंदर गया हूँ मैं, जिस दिन पोलिंग हो रही थी। ऐसे लोग जिनको कुछ नहीं पता विधानसभा चुनाव है या लोकसभा चुनाव है, उनको आंखों से दिखाई नहीं देता है। उनको पकड़ के लाया है उसका कोई भी हेल्पर या उसकी औलाद पकड़ के लाई है, और प्रिजाइडिंग अफसर पूछता है ताऊ या ताई, जो भी महिला जन, किसकी वोट देगा? उसको यही नहीं पता कि विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव। भाई देख, मेरा तो वो बटन दबवा दिए जो मोदी का झंडा हो, जुनसी बटन से मोदी को वोट मिलती हो, मेरा तो वो दबवा दिए। ये करिश्मा है। मोदी मैजिक फिर चल गया हरियाणा में, कह सकते हैं। मोदी मैजिक भी चला है, और सबसे ज़्यादा तो वही चला है। उसके साथ साथ मनोहर लाल जी 9.5 साल रहे। पहली बार हरियाणा में पारदर्शी तरीके से नौकरियां मिली है, बिना पर्ची, बिना खर्ची, गरीब से गरीब आदमी, हर वर्ग का, जो इसमें कोई जाति का सवाल नहीं है। कितने गरीब जाट वो कह रहे यार हम चौधरियों के सामने तो बोलते नहीं, लेकिन हमने तो सारी उम्र बीजेपी को कभी वोट नहीं दिया था, मेरे तो 2 लड़के लग गए, मैं ऐसे एहसान फरामोशी कैसे कर सकता हूँ? मैं इनको नहीं बताऊँगा, लेकिन वोट मोदी को दूंगा। ये मतलब 25% जाटों का भी समर्थन मोदी को मिला। बिल्कुल मिला है। जो आदमी न्याय का समर्थक है, जो आदमी समरसता का समर्थक है, जो आदमी शांति का समर्थक है, उस हर व्यक्ति ने वोट दिया है। जो समझदार है उस हर व्यक्ति ने वोट दिया है, चाहे वो किसी भी जाति से था। अब रही खई कसर हमारे एक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आने के बाद, जो उन्होंने डायरेक्ट पब्लिक से इंटरेक्शन शुरू किया। हालांकि मनोहर लाल जी कोई गलत नहीं थे, वो अपने दिन रात उसमें कल्याणकारी योजनाओं में रहते थे, जनता से उनका मिलना कम होता था। उन्होंने एक सिस्टम खड़ा कर दिया था कि ये लोग मिलके और सारा, लेकिन लोग प्रदेश के मुखिया से डायरेक्ट मिलना चाहते हैं। अपनी व्यथा कथा जो भी है वो उसको डायरेक्ट बता के उनको तसल्ली हो जाती है। वो शुरुआत नायब सिंह सैनी जी ने की। रात के 2-2 बजे तक लोगों से मिला। 300-300, 400-400 आदमी जो भी रह गए शाम के बाद,
उनको खाना खिला के भेजा सीएम हाउस के ऊपर, उसके दरवाजे खोल दिए पूरी तरह से। तो ये सारी बातों ने मिलके एक नैरेटिव खड़ा कर दिया कि असली जो वोट की हकदार है वो बीजेपी है। एक मुद्दा चुनावों से पहले ये भी चला था कि कहा गया कि कुमारी शैलजा और हुड्डा गुट में नाराजगी थी और जाट और दलित वाला जो फैक्टर आया, उसके बाद अशोक तंवर आपकी पार्टी से थे, वो एंड मोमेंट पर जाकर कांग्रेस में चले गए, घर वापसी हो गई। इसको कैसे मैनेज किया? देखो, मैनेज तो कांग्रेस वालों ने किया है, वो तो वो जाने उन्होंने कैसे मैनेज किया है। लेकिन इस तरह से जाना मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा तो पॉलिटिक्स में मैं कौन सा शब्द यूज़ करूँ, मूर्खता और बेहुदापन हो नहीं सकता है। अरे पार्टी ने एक सिटिंग एमपी की टिकट काट के उसको टिकट दिया है। हमारी सिटिंग एमपी थी सरसा से सुनीता दुग्गल। उसके बाद चलो वो सफल नहीं हुए अलग बात है, लेकिन पार्टी ने तो दिया उनको। फिर उसके बाद स्टार प्रचारकों की सूची में रखा, उनको पूरा सम्मान दिया है। उसके बाद अगर वो आदमी जाता है तो उसकी क्या कहेंगे, मूर्खता है, बेहुदापन है। लोकसभा में वो कुमारी शैलजा के खिलाफ भी लड़े थे चुनाव। देखिए, लोकसभा में वो लड़े, वो तो पता नहीं अब उस आदमी का क्या बताएं। कभी टीएमसी में चले गए, कभी आप में चले गए, कभी उधर चले गए, कभी उधर चले गए। मैं तो समझता हूँ ऐसे आदमियों का कोई भविष्य कुछ नहीं होता है, और वो अब राजनीति के अंदर पूरी तरह से ख़त्म हो गया वो आदमी। अब उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा, कांग्रेस भी विश्वास नहीं करेगी। चुनावी परिणामों के बाद कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन से मिला है। दिल्ली से कांग्रेस के नेता और दिग्गज नेता उदित राज ने आरोप भी लगाया कि ये तंत्र की नहीं, लोकतंत्र की नहीं, तंत्र की जीत है। ईवीएम पर आरोप लगा दिया। देखिए, जब इनकी कर्नाटक में सरकार आई तब इन्होंने ईवीएम पर आरोप नहीं लगाया। ये कांग्रेस की फितरत है, जब भी ये हार जाएंगे तो ईवीएम के ऊपर आरोप लगाएंगे, इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता के ऊपर आरोप लगाएंगे, तंत्र पर आरोप लगाएंगे। ये खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। हाँ, जहाँ इनकी अगर सरकार आ जाती है संयोग से, फिर ये कहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हुए, वरना अगर हार जाते हैं तो फिर ये ईवीएम पर दोष लगाएंगे, तंत्र पर दोष लगाएंगे। और उदित राज एक दलित नेता रहे हैं और मैं उनको जानता हूँ अच्छी तरह से, अम्बेडकरवादी रहे हैं। अब वो भी इस बात में आके अगर इस किस्म के आरोप लगाते हैं तो मैं कहूँगा भगवान उनको सद्बुद्धि दे। कांग्रेस ने कहा कि तैयारी कर ली थी, जलेबियां मंगवा ली थी और रथ बग्गियां सज गए थे, ढोल नगाड़े सब तैयार हो गए थे, और बाद में अब आप लोग उनके घर में राहुल गांधी को आप लोग जलेबियां गिफ्ट करा रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं उनको आप। देखिए, अति आत्मविश्वास में बिना हकीकत को जाने अगर कोई आदमी वैसे तैयारी करेगा तो उसको फिर मायूसी का सामना करना पड़ेगा। तो यही कांग्रेस के साथ हुआ है। शुरू में जो वोट थी वो कर्मचारियों की वोट थी, पोस्टल बैलेट्स थे। और भाजपा सरकार ने क्योंकि भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाया है, और कर्मचारी वर्ग में बहुत पहले से आदत पड़ी हुई थी कि वो तनख्वाह तो अपनी आमदनी मानते ही नहीं, आमदनी तो रिश्वत को मानते हैं, तनख्वाह तो फ्री की मानते हैं, काम करने के बदले तो रिश्वत चाहिए। ऐसे लोग जिन्होंने पोस्टल बैलेट के माध्यम से कांग्रेस को वोट दिया, शुरू में वो पोस्टल बैलेट जब खोले तो भाजपा बहुत पीछे खड़ी दिखाई दी, और कांग्रेस ने तो एकदम बगिया मंगवानी शुरू कर दी, नगाड़े बगाने शुरू कर दिए, लड्डुओं के ऑर्डर दे दिए, जलेबियों के ऑर्डर दे दिए। लेकिन जब जनता की वोट सामने आई, आम जनता की जब खुलने लगी पीपियाँ, तो फिर हकीकत सामने आ गई और वो सारा सीनरियो बदल गया। और फिर वो सारे जलेबी घोड़े वोड़े सब उनके बेचारों के, चलो किसी ने खाए होंगे, चले गए उनके वापस। तो मैं कहता हूँ हरियाणा प्रदेश में कभी भी कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में आ नहीं सकती है, मैं दावा करता हूँ। 2016 का मंजर हरियाणा प्रदेश की जनता ने देखा है। जाट आरक्षण की बात कर रहे हैं। मैं वो कुछ भी कहो, 2016 का जलता हुआ हरियाणा, और जिन लोगों की वजह से जला, जो लोग उसके पीछे थे, वो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के पद के ऊपर बैठे हुए हैं। वो जब सामने दिखाई देते हैं तो लोकतंत्र के मानने वाले हर व्यक्ति का कलेजा सहर जाता है।
मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं करता हूँ। गुंडे की कोई जाति नहीं होती है, गुंडा गुंडा होता है, वो किसी भी जाति का हो सकता है। लेकिन ये पक्की है कि वो कांग्रेस समर्थक है। वो जिसने भी ये काम करवाया 2016 में, वो जाति कोई भी हो, मैं किसी जाति विशेष को दोष नहीं दूंगा, बिल्कुल भी। लेकिन ये कहूँगा कि वो पूरा कांग्रेस का तंत्र था जिन्होंने हरियाणा जलवाया। 2014 में इनकी सरकार गई, 2016 तक भी ये इंतज़ार नहीं कर सके जिन्होंने इतने लंबे समय तक राज किया। तो कुछ बीजेपी का भी देख लेते आउटपुट क्या आता है। 2016 में तो आरक्षण के माध्यम से हरियाणा ही जलवा दिया। अरे भाई, आरक्षण कोई मांगे, हक है किसी का भी, कोई मांगे। लेकिन मैं एक उदाहरण देता हूँ। पाकिस्तान में मुसलमान का तख्ता पलटता है, लेकिन घर हिंदुओं के जलाए जाते हैं, मंदिर हिंदुओं के तोड़े जाते हैं। बांग्लादेश में मुसलमान का तख्ता पलटता है, लेकिन अटैक हिंदुओं के ऊपर होते हैं, घर उनके जलाए जाते हैं, मंदिर उनके तोड़े जाते हैं। तो ऐसे जो कांग्रेस के लोग हैं, आरक्षण कोई मांग रहा है, ठीक है, मांगो, उसका हक है। लेकिन जैन हुंडई का क्या कसूर है? मित्तल मारुति मोटर्स का क्या कसूर है? गुलाब रेवड़ी वाले का क्या कसूर है? ये सैनी की दुकान है, फूंक दो। ये जैन की दुकान है, फूंक दो। ये शर्मा की दुकान है, फूंक दो। ये इसको बीच में छोड़ दो। ये क्या है? उन लोगों ने कौन सा आरक्षण दबा के रखा था? तो इनमें जो कांग्रेस का जो गुंडा तंत्र है, उनमें बांग्लादेशियों में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए देश को भी तोड़ सकते हैं, समाज को भी तोड़ सकते हैं, सिस्टम को तोड़ सकते हैं। कोई इनके सामने नैतिकता, संस्कृति कोई मायने नहीं रखती है। इन लोगों को सत्ता चाहिए, वो किसी भी कीमत पर मिले, उसमें संपत्ति जले, उसमें लोग मरें, उसमें आपस में भेदभाव हो, उसमें देश टूटे। इनके सामने कोई पैमाना नहीं है। इनकी सत्ता की भूख पूरी होनी चाहिए। भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ वोट देते हैं, वो आतंकवाद के खिलाफ वोट देते हैं, सारे पैमाना तय करके और साइलेंसर की बंदूक से वार करते हैं, और वही हरियाणा में हुआ है। चलिए, आपको सर जीत तो गए हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, ये भारतीय जनता हाईकमान तय करेगी, और ये उनका हाईकमान का विषय है। मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। हाईकमान ने तो चुनाव से पहले दावा किया था कि सैनी साहब ही रहेंगे। ठीक है, हाईकमान जो फैसला करेगा, पूरी भारतीय जनता पार्टी एक मत उनके साथ है। शपथ ग्रहण कब हो सकता है? जैसा मैं अखबारों के माध्यम से, मेरी किसी बड़े नेता से कोई बात नहीं हुई है, अखबारों के माध्यम से जानकारी मिली है कि शायद दशहरे के बाद हो सकता है। तो जो निर्दलीय विधायक आए हैं, उनको भी जोड़ने की कोशिश करेंगे? देखिए, निर्दलीय विधायक आगे वो उन्होंने अपना समर्थन दे दिया। श्यावतरी जिंदल ने भी दे दिया, और अपना राजेश जून ने भी दे दिया, और देवेंद्र कादियान ने भी दे दिया। वो आ चुके हैं। माननीय नड्डा जी से, धर्मेंद्र प्रधान जी से, विप्लव देव जी से, सबसे उनकी कल मुलाकात हो चुकी है। अखबारों में फ़ोटो आ गया है, टीवी पर फोटो आ गया है। उन्होंने बिना शर्त के भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है। तो ये समझो, ये 48 और 3, हम 51 की संख्या हमारी अब तैयार है। पिछले वाला ही हो गया हिसाब। पिछली बार जेजेपी थी साथ में, इस बार पूर्ण बहुमत से। हम अब अपने स्वयं का ही बहुमत 48 है। तो अब तो हम तो उनका धन्यवाद देते हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों पर विश्वास करते हुए, भाजपा की पारदर्शिता पर विश्वास करते हुए, निर्दलीय विधायक जीत पर जो जीत के समर्थन में आए हैं, हम तो उनका धन्यवाद करते हैं। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत अपने बलबूते के ऊपर भी प्राप्त है। लेकिन राजनीति में, लोकतंत्र में, जहाँ जनमत से सरकारें बनती हैं, बहुमत से सरकारें बनती है, बहुमत से निर्णय होते हैं, वहाँ जितना बड़ा बहुमत हो अच्छी बात है। तो वो भी भाई आए हैं, उनका स्वागत है, उनको पूरा सम्मान रहेगा पार्टी में। निर्दलीय को भी कोई मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है? ये हाईकमान का विषय है, ये मेरे लेवल का नहीं है। वो जो फैसला करेंगे वो होगा। चलिए, रामचंद्र जांगड़ा जी, इंडिया टीवी से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। ये थे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, जिन्होंने बताया कि हरियाणा में जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी, मनोहर लाल खट्टर, नायब सिंह सैनी और समस्त बीजेपी कार्यकर्ताओं को जाता है। कैमरामैन राजीव के साथ दीपक प्रजापत, इंडिया टीवी।